स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज मैं आप सभी की डिमांड पे ये वीडियो लेके आया हूँ जो कि वन शॉट वीडियो है अभिव्यक्ति और माध्यम की। आपको इस वीडियो में जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभिव्यक्ति और माध्यम के एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। आपको अलग अलग वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपको अपने एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर हम वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई अगर आपकी क्वेरी हो, तो मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। तो चलिए फिर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की लाइन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके इतिहास का वर्णन कीजिए। तो देखिए, किसी घटना, पात्र या समस्या का एक क्रमबद्ध तरीके से जो हम ब्यौरा होता है, ठीक है, जिसमें एक परिवेश होता है, एक द्वंद्वात्मकता होती है, ठीक है, कथा एक उसका क्रमिक विकास होता है, ठीक है, एक क्लाइमैक्स होता है, ठीक है, वही एक कहानी होती है। उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स वगैरह भी होते हैं। ओके। फिर है, हर व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों को सुनाना पसंद करता है और दूसरे भी अपनी बातों को सुनाना चाहते हैं सबको। तो कहानी लिखने का जो मूल भाव है, यानी कि आप भी कहानी लिख सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग तो अच्छे से कहानी बना पाते हैं तो कुछ नहीं बना पाते। कहानी के इतिहास की बात करें तो कहानी का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना हम इंसानों का इतिहास है। क्योंकि मानव का स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा ये, मतलब अगर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ही मतलब ये कहानी सुनाने की या कहने की जो कला है इसका विकास हुआ। आरंभ में जो कथावाचक होते थे, जो कहानी सुनाते थे, वो कहानी को सुनाया करते थे, जिसमें कोई भी वो घटना को उसने सुना दिया। जैसे कि आपकी दादी नानी ने आपको कहानियां सुनाई होंगी, ठीक है, कथावाचन किया होगा उन्होंने। तो सच्ची घटनाओं पर कहानी पहले सुनाई जाती थी, फिर धीरे धीरे कल्पना का भी समावेश इसमें होने लगा, यानी कि इमेजिनेशन वाली कहानियां आने लगी, ठीक है। जैसे कि एक परी होती है, एक कुछ ऐसा राजा होता है, ठीक है। इस तरीके से कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का बखान करने लगा। यानी कि जो कथावाचक होता है या जो कहानी सुनाता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी दादी है, नानी है, वो जैसा उनके पोते को या पोती को सुनना होता है उस हिसाब से वो हीरो बना देती है, ठीक है। फिर आगे है, प्राचीन काल में मौखिक कहानियां क्यों लोकप्रिय हुई थी। तो देखिए, सामान्यतः भारतीय गांवों में बुजुर्ग कुछ मनगढ़ंत कहानियों को भी सुनाया करते थे जो कि असली नहीं होती थी। ओके। और ये थोड़ी सी मतलब प्राचीन कहानियों में ऐसा होता है कि मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है, मुंह से कहानी को सुनाना। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, फेमस थी भाई, क्योंकि ये संचार का बड़ा माध्यम थी, इसी से लोग संचार करते थे। इस कारण क्या हुआ, जो धर्म प्रचारक थे उन्होंने भी अपनी शिक्षाओं को पहुंचाने के लिए कहानी का प्रयोग किया, जैसे कि पंचतंत्र की कहानी है, ठीक है। फिर है, कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। इस कथन के आलोक में कहानी के कथानक पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, जो सेंट्रल जो मतलब अगर आइडिया अगर हम देखें कि कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो कथानक होता है। तो कथानक क्या है, वो कहानी का केंद्र बिंदु है जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है। सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो कहानी के ढांचे को ही हम कथानक कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये ना हो तो आप रचना नहीं कर सकते सही से। कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी माना जा सकता है, एक तरीके से आउटलाइन मैपिंग वगैरह। कहानी कथानक कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। कथानक क्या है कि भाई अगर किसी भी लेखक ने, ठीक है, कोई कहानीकार ने कोई कल्पना करी है अपने मन में, कोई इसको जानकारी मिली है, तभी वो उसको बना सकता है। कहानीकार कल्पना का विकास करते हुए, ठीक है, वो कल्पना जब आगे बढ़ती है, इमेजिनेशन, फिर क्या होता है, एक परिवेश को वो सोचता है, कैरेक्टर्स को सोचता है, ठीक है। इस तरीके से वो होता है। इस प्रकार वह एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो कोरी कल्पना ना होकर एक संभावित हो तथा लेखक के उद्देश्य से मेल खाती हो, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कहानी में द्वंद्व के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है, कहानी में एक इंटरेस्ट रहता है, रोचकता रहती है। द्वंद्व के तत्वों से अभिप्राय ये है कि इसका मतलब है कि परिस्थितियों के रास्ते में एक या अनेक बाधाएं होती हैं और उन बाधाओं के समाप्त हो जाने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर कथानक पूरा हो जाता है। यानी कि कोई ना कोई बीच में बाधाएं भी होनी चाहिए, जब इंटरेस्ट बना रहता है। तो कहानी की ये शर्त होती है कि वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरे करे और लास्ट में वो एंड हो जाए, उसका डी एंड हो जाए। पात्रों का अध्ययन कहानी की एक बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है, ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए,
कैरेक्टर्स, पात्र, इनका अध्ययन कहानी की एक बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है, क्योंकि कहानी का संचालन पात्र ही करते हैं। कहानी कैसे चलती है भाई, स्टोरी में कैरेक्टर होते हैं, पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है, कैरेक्टर स्केच। प्रत्येक पात्र का अपना एक स्वरूप होता है, एक कैरेक्टर होता है भाई। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उतनी ही आसानी से उसका कैरेक्टर स्केच भी हम उसको समझ पाएंगे, उसको मतलब समझने में आसानी होगी। पात्रों का यानी कि कैरेक्टर्स का जो कैरेक्टर स्केच है वो कहानीकार द्वारा पात्रों के गुणों का बखान करता है, ठीक है। और मतलब इस तरीके से आपको बताना है। चरमोत्कर्ष से क्या अभिप्राय है, यानी कि क्लाइमैक्स, ठीक है। क्लाइमैक्स क्या है, इतना सावधानी पूर्वक इसको क्यों किया जाना चाहिए, तो जब कहानी पढ़ते पढ़ते क्या है कि पाठक जिज्ञासा की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, ठीक है, जानने के लिए बहुत ज्यादा आतुर हो जाए, तो उसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं। कथानक के अनुसार कहानी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। कहानी का चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है लास्ट तक आते आते। फिर है, पाठक को यह भी लगना चाहिए कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वो उसके अपने हैं। कहानीकार को कहानी के चरमोत्कर्ष का चित्रण बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि भावों या पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति ही चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है, ठीक है। क्लाइमैक्स की इसमें विशेषता बताई गई। कहानी और नाटक की समानताएं बताओ, तो देखिए कहानी और नाटक में बहुत सी समानताएं हैं। इन दोनों में एक कहानी होती है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है, कहानी का एक विकास होता है, संवाद होता है, बोलते हैं लोग, उसमें द्वंद्व होता है, चरम उत्कर्ष यानी कि क्लाइमैक्स भी होता है। इसी प्रकार नाटक में भी ये सब कुछ होता है, ठीक है। फिर है, रेडियो नाटक की प्रमुख विशेषताएं बताओ। सिनेमा व रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं, श्रव्य माध्यम है, इसको सुन सकते हैं। रेडियो की प्रस्तुति संवादों व ध्वनि प्रभावों के माध्यम से होती है, जिसको हम ऑडियो के द्वारा सुनते हैं। रेडियो नाटक में एक्शन नहीं होता, सिर्फ हम सुन सकते हैं, ठीक है। और रेडियो नाटक सीमित अवधि तक होता है, ठीक है, इसमें लिमिटेड कैरेक्टर होते हैं। पात्र संबंधित विविध जानकारी संवाद एवं ध्वनियों के माध्यम से पता चलती है, यानी कि कैरेक्टर्स के बारे में हमें ऑडियो से पता चलता है। कहानी के तत्वों का वर्णन करें। कथानक बता दिया मैंने आपको, पात्र बता दिया, संवाद यानी कि जो कन्वर्सेशन होता है, कथा का विकास होता है कन्वर्सेशन से ही, और कैरेक्टर्स का पता चलता है। देश काल और वातावरण, यानी कि जैसा कहानी का कथानक होता है उसी तरीके से इसका वातावरण होना चाहिए। कहानी गांव की है तो कथानक भी गांव से रिलेटेड होना चाहिए। भाषा शैली आम बोलचाल की हो ताकि हर कोई समझ पाए। उद्देश्य होना चाहिए कहानी का, ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी लिख दिया। फिर अगला प्रश्न है, फीचर से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूं मैं, वन शॉट वीडियो है। तो फीचर कितने प्रकार के होते हैं, तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ, अच्छे ढंग से लिखा हुआ। इसका उद्देश्य यही होता है जो भी फीचर को पढ़ रहा है उसको नॉलेज मिले, उसको शिक्षा मिले, उसका एंटरटेनमेंट हो। फीचर के कई प्रकार हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। समाचार बैकग्राउंड फीचर, खोज परख फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर, विषय कार्य फीचर। फीचर की विशेषताएं यही है कि भाई इसका आकार रिपोर्ट से थोड़ा बड़ा होता है, काफी रोचक होता है। फीचर के अंदर हम ग्राफिक्स डालते हैं ताकि और अच्छा लगे। फीचर्स में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती और ज्यादा ये मुश्किल नहीं होता, आम बोलचाल में ही होता है। विशेष रिपोर्ट क्या है, इसके प्रकार बताओ। विशेष रिपोर्ट यानी कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन के बाद, एनालिसिस करने के बाद जो रिपोर्ट पेश की जाती है वो विशेष रिपोर्ट है। और इसके प्रकार हैं, खोजी रिपोर्ट, जिसमें पत्रकार जो है वो सूचनाओं और तथ्यों को छानबीन करके जनता के सामने लाता है। फिर है इन डेप्थ रिपोर्ट, सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों, जो भी तथ्य हैं, सूचनाएं हैं, आंकड़े हैं, उनकी गहरी छानबीन करके महत्वपूर्ण जो पहलू होते हैं उनको जनता के सामने लाया जाता है। फिर है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विस्तार से अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो, वो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है। विवरणात्मक रिपोर्ट यानी कि जिस रिपोर्ट में समस्या का विस्तृत वर्णन और बारीक से बारीक तथ्यों को भी लिख दिया जाता है। फीचर रिपोर्ट, सामान्यतः रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है, किंतु एक कथात्मक शैली में लिखी जाने वाली रिपोर्ट फीचर रिपोर्ट कहलाती है। पत्रकारीय लेखन से आप क्या समझते हैं, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पत्रकारीय लेखन से हम क्या समझते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो समाचार पत्रों व समाचार के अन्य माध्यमों के पत्रकार जो लोग होते हैं वो अपने पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों तक फैक्ट, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं, यही पत्रकारीय लेखन है। एक है पूर्णकालिक पत्रकार, जो कि किसी समाचार की संस्था में, एजेंसी में काम करता है, उसको सैलरी मिलती है परमानेंट। फिर है अंशकालिक पत्रकार, इनको स्ट्रिंगर भी कहा जाता है,
ये किसी समाचार के परमानेंट नहीं होते हैं, निश्चित जो उनको एक पैसा मिलता है उसके लिए काम करते हैं। फिर है फ्रीलांसर, ये किसी भी एक से नहीं जुड़े होते बल्कि अलग अलग अखबारों से जुड़े होते हैं, जैसा इनको भुगतान मिलता है वैसा ये काम करते हैं। समाचार लेखन में 6 ककार क्या हैं, उनका महत्व बताओ। तो देखिए 6 ककार होते हैं जो कि कुछ सवाल होते हैं, ठीक है। किसी भी घटना या कोई भी समस्या को अगर आप देखोगे जानकारी लिखते समय 6 बातों पर ध्यान होता है। क्या यानी कि क्या घटित हुआ, घटना कब घटी, क्या हुआ है घटना मतलब कैसे हुई है, क्या घटना हुई है। कब अर्थात कब घटी घटना, कहाँ अर्थात घटना कहाँ किस स्थान पर घटी, कौन अर्थात घटना किसके साथ हुई, क्यों घटना क्यों हुई, कैसे अर्थात घटना कैसे घटी। तो ये हो जाएगा। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन किस प्रकार मतलब होता है। तो उल्टा पिरामिड यानी कि सीधा पिरामिड ऐसा, इसको उल्टा कर दो तो उल्टा पिरामिड। इंट्रो होता है जिसमें इंट्रोडक्शन होता है पूरा, फिर कैसे और क्यों यानी कि इसके कॉज, और लास्ट में तथ्य स्रोत और समराइज करके। आप न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा ऐसे ही लिखा होता है। उल्टा पिरामिड शैली में मुखड़ा होता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं, फिर कुछ कम महत्वपूर्ण और फिर लास्ट में सबसे कम महत्वपूर्ण। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत लिखे गए समाचारों को सुविधाओं की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। इंट्रो यानी कि मुखड़ा, जो मैंने आपको बता ही दिया है, पूरा इंट्रोडक्शन होता है, पैराग्राफ जो होता है उसमें सारी डिटेल दी जाती है। फिर है बॉडी, ठीक है, इसमें समाचार की जो पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो सूचनाएं हैं जो तथ्य हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। समाचार के जो 6 ककार होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। फिर है समापन, कंक्लूजन, इसमें लास्ट में कंक्लूड करके लिख दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। समाचार लेखन हेतु आवश्यक तथ्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए समाचार लिखने से पहले हमें उसकी बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए। समाचार प्राप्त होने के बाद उससे संबंधित हर तरीके का पर्सपेक्टिव देखना चाहिए, तथ्यों को देखना चाहिए। और समाचार लेखन में 4 सकार भी होते हैं। सकार यानी कि सा से स्टार्ट होने वाले। सत्यता, समाचार सच्चाई पर होना चाहिए। स्पष्टता, समाचार स्पष्ट हो। संक्षिप्तता यानी कि समाचार संक्षिप्त हो। सुरुचि यानी कि समाचार में रुचि आए जो भी उसको पढ़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद है अनुच्छेद, ना तो बड़े हों ज्यादा ना ज्यादा छोटे हों, और एक अनुच्छेद में हो सके तो आप अगर देखें तो ज्यादा बातें ना लिखें, ठीक है। समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति ना हो, रिपीट ना हो वर्ड। समाचार तथा फीचर में अंतर। समाचार का कार्य पाठकों को सूचना देना है। फीचर एक अच्छे से लिखा गया सृजनात्मक, क्रिएटिव और सुव्यवस्थित लेखन होता है। समाचार का उद्देश्य पाठकों को ताजी से ताजी घटना बताना होता है, वहीं इसका उद्देश्य पाठकों को शिक्षित करना होता है, मनोरंजन करना। तीसरा है इसमें शब्द सीमा होती है। फीचर में कोई शब्द सीमा नहीं है, 200 का भी अच्छा, वर्ड का भी अच्छा हो सकता है, 2000 का भी। इसमें लेखक के विचारों या कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता समाचार में, लेकिन इसमें होता है। इसमें फोटो का होना अनिवार्य नहीं है अखबार में, लेकिन इसमें ग्राफिक्स होने चाहिए। संपादकीय से आप क्या समझते हो भाई। तो संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है, ठीक है, क्योंकि संपादकीय किसी व्यक्ति के विचार नहीं होते। संपादकीय के जरिए अखबार अपनी राय प्रकट करता है, ठीक है, किसी भी मुद्दे के ऊपर। संपादकीय का दायित्व संपादक और उसके सहयोगियों के ऊपर होते हैं, मतलब ये जो मैनेजमेंट करना होता है इन्हीं को करना होता है। इसलिए इसके नीचे किसी का काम मतलब नाम नहीं लिखा जाता संपादकीय के नीचे। विशेष लेखन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख क्षेत्र तथा उनमें प्रयोग की जाने वाली भाषा शैली के बारे में बताइए। तो विशेष लेखन मैंने आपको पीछे बताया था, इसके अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं। अर्थ, व्यापार, खेल, मनोरंजन, साइंस टेक्नोलॉजी, खेती, विदेश, पर्यावरण, रक्षा, कानून आदि, इन सब के बारे में आपने समाचार में देखा होगा आता है। विशेष लेखन की भाषा शैली उल्टा पिरामिड शैली में हो सकती है। पहले इंपॉर्टेंट बातें, फिर कम इंपॉर्टेंट, लास्ट में बहुत कम इंपॉर्टेंट। अब आपने अगर देखा होगा कारोबार से जुड़ी अगर आप विशेष लेखन की खबरें पढ़ते हो तो लिखा होता है सोना उछला, रुपया गिरा, डॉलर उछला, ये आपने सुना होगा। पर्यावरण और मौसम में आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टॉक्सिक कचरा, आर्द्रता बढ़ रही है। खेल में आपने सुना होगा जर्मनी ने घुटने टेके, भारत ने धूल चटाई, ऑस्ट्रेलिया के पांव उखड़े। तो ये होता है। विशेष लेखन में बीट तथा डेस्क का क्या अभिप्राय होता है। तो देखिए संवाददाता जो होते हैं, ठीक है, रिपोर्टर जो होते हैं, उनके बीच काम का विभाजन किया जाता है जैसा उनको इंटरेस्ट हो उस तरीके से, जैसा उनका ज्ञान हो। मीडिया की भाषा में इसी को हम बीट कहते हैं। एक संवाददाता की बीट यदि अपराध है तो इसका अर्थ है कि वो आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करेगा। विशेष लेखन के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाओं, रेडियो व टीवी में अलग अलग डेस्क होते हैं।
इस अलग डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का जो ग्रुप होता है वो भी अलग होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, स्पोर्ट्स का अलग डेस्क होता है, राजनीति का अलग डेस्क होता है। ये हो जाएगा। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? तो देखिए, बीट रिपोर्टिंग व विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर यही है कि बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वहीं बीट रिपोर्टर को सामान्यतः अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य ये होता है कि भाई संवाददाता सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को बहुत गहराई से, सूक्ष्मता से उसका एनालाइज करे, विश्लेषण करे और पाठकों के फिर सामने लेके आए। तो बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। पत्र पत्रिकाओं में खेल के महत्व पर मतलब आपको बताना है। तो खेल मनुष्य के लिए एक ऊर्जा का संचार करता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी खेल में इंटरेस्ट जरूर दिखाता है। जरूरी नहीं कि हर कोई खिलाड़ी बने, पर हर किसी को खेल के लिए दिलचस्पी होती है। सभी समाचार पत्रों में खेल के लिए 2 पन्ने जरूर होते हैं, अगर आप देखोगे कभी भी समाचार पत्र पढ़ के। वहीं टीवी में अगर आप देखोगे तो समाचार जब आते हैं तो उसमें एक सेक्शन स्पोर्ट्स का भी होता है, खेलों का भी होता है। पत्र पत्रिकाओं में खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशेषांक, खेल परिशिष्ट, स्पोर्ट्स पॉइंट आदि प्रकाशित होते रहते हैं। पॉइंट्स टेबल भी आती है आईपीएल की, अगर आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ो। टीवी व रेडियो पर भी खेलों से संबंधित ये कार्यक्रम आते रहते हैं। नाटक क्या होता है, ये कहानी से कैसे अलग है? तो देखिए, भारतीय साहित्य परंपरा को नाटक, ठीक है, नाटक को श्रव्य काव्य माना गया जिसको सुन सकते हैं। साहित्य की अन्य विधाएं तो केवल लिखित रूप में होती हैं, नाटक लिखित रूप से दृश्यता की ओर जाता है। हम नाटक को देख सकते हैं। नाटक को काव्य का सबसे उत्कृष्ट रूप माना जाता है। नाटक का रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, कैरेक्टर होते हैं। नाटक का आनंद जब ही आता है जब इसको मंच पे किया जाए। जहाँ कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ा होता है, वहीं नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता सभी लोगों से इनका कनेक्शन होता है। कहानी कहीं सुनी या पढ़ी जाती है जबकि नाटक देखा जाता है। ठीक है, और नाटक को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है जबकि कहानी प्रस्तुत नहीं होती कहीं भी ऐसे मंच वगैरह पे, ज्यादातर नाटक ही होता है। नाटक लेखन में समय के बंधन का क्या महत्व है? तो नाटक लेखन में समय के बंधन का बहुत महत्व है, क्योंकि नाटक का प्रथम अंग समय का बंधन ही होता है। समय का बंधन यानी कि सही समय पर शुरू हो नाटक और सही समय पर खत्म हो जाए, कोई बोर ना हो। नाटक का विषय भूतकाल हो या भविष्य काल हो, दोनों में वर्तमान की बातें जरूर होनी चाहिए। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक समय में एक स्थान विशेष पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। समय को लेकर एक और तथ्य यह है कि साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कि कहानी, उपन्यास, कविता को हम कभी भी पढ़ते तथा सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं, लेकिन नाटक वगैरह में ऐसा करना संभव नहीं है। नाटक के शिल्प पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी में नाटककारों के पास शिल्प दृष्टि से कई वैकल्पिक मौजूद होते हैं, मतलब विकल्प होते हैं। सबसे पहले तो स्वप्न वासदत्ता जी का अभी, और उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिकम। ये संस्कृत नाटकों का ढांचा है, जो कि हम इसको शास्त्रीय कहते हैं एक तरीके से। दूसरा फॉर्म लोक नाटकों का होता है, जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं होता, जबकि सब कुछ मौखिक रचना से ही होता है। फिर है पारसी नाटकों का अपना अलग ही शिल्प होता है, इसमें शेरो शायरी, गीत संगीत होता है। इब्सन की तर्ज पर यथार्थवादी नाटकों का अपना अलग ही मतलब मुहावरा होता है, जो गद्य पर आश्रित होता है। इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक अलग ही होता है भाई, वो थोड़ा अवेयर करते हैं। नाटक के तत्व बताओ। पहला तत्व है कथानक। कथानक बहुत जरूरी है। कथानक ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक या काल्पनिक हो सकता है। इसके विकास की 4 अवस्थाएं मानी जाती है: आरंभ, विकास, संघर्ष और चरमोत्कर्ष। इस तरीके से ये प्रिपेयर होता है। पात्र यानी कि कैरेक्टर, नाटक में कैरेक्टर का होना जरूरी है, नायक भी और नायिका भी। संवाद यानी कि कन्वर्सेशन भी होना जरूरी है, जब नाटक होगा तो कन्वर्सेशन भी होगा। फिर उसके बाद है संवाद। 2 प्रकार से होता है, स्वगत और प्रकट। स्वगत कथन से आशय ये होता है कि कोई पात्र अपने मन में जो कुछ सोचता है उसे इस प्रकार कहलवाया जाता है कि दूसरा पात्र ना सुने। ओके, इस तरीके से बोलते हैं और दूसरे वाले में वो सुन लेते हैं। फिर है देश काल का वातावरण, परिवेश। तो जिस प्रकार का कथानक हो नाटक के अंदर, वैसा ही देश काल का वातावरण होना चाहिए, परिवेश वैसा ही होना चाहिए, वेशभूषा वैसे ही नाटक करने वालों की होनी चाहिए। भाषा शैली सिंपल होनी चाहिए, ज्यादा वैसी ना हो, ठीक है, शुद्ध, जो किसी को समझ ना आती हो। उद्देश्य, नाटक का उद्देश्य जरूर होता है, कोई भी उद्देश्य होता है, नाटक अगर कोई भी है तो उसका एक उद्देश्य जरूर होगा। रंग निर्देश,
अभिनेताओं को नाटक की प्रस्तुति के समय कब क्या करना है, इस प्रकार के जो निर्देश होते हैं उनको रंग निर्देश कहा जाता है। अभिनेता, नाटक की सच्ची कसौटी उसके रंगमंच पर सफल प्रस्तुति ही है, यानी कि कितना अच्छे से आपने एक्टिंग करी है अभिनेता, ठीक है। फिर है वेशभूषा, जिस प्रकार की भूमिका वैसे वस्त्र आपको पहनने हैं। गांव की कहानी चल रही है नाटक में तो आपको गांव के कपड़े पहनोगे तो ज्यादा सही लगेगा। नाटक में टकरावट, ठीक है, टकराहट की स्थिति कब आती है, तो नाटक एक जीवंत माध्यम है। जब भी कोई दो चरित्र आपस में मिलते हैं तो देखो, आपने नाटक देखा होगा, दो कैरेक्टर आपस में बातें करते हैं तो भाई उनकी टकरार भी हो सकती है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। ज्यादातर पंगे नाटक में होते हैं। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार कर नहीं सकता, इसी कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति बराबर बनी रहती है। कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक होगा, जितना ज्यादा आप ये सब दिखाओगे। हम अंधा युग, तुगलक आदि नाटकों में इसको आप देख सकते हो अगर आपने देखा हो। यही कारण है कि आधुनिक नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप और कृष्ण की अपेक्षा कंस ज्यादा आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसी के साथ वन शॉट वीडियो खत्म होती है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके ले लिए हैं इसमें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।